लालू प्रसाद यादव के एक और चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने से लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार चल रही हिजाब बैन पर सुनवाई तक, इस हफ्ते देश भर में सारे कोर्ट्स काफ़ी बिजी रहे। कई महत्वपूर्ण ऑर्डर्स आए इन कोर्ट से। तो इस कोट अनकोट के एपिसोड में मैं आपको ऐसे कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डर्स के बारे में बताऊंगी। ये ऑर्डर्स मेरे पास जो आज आपके लिए हैं वो आ रहे हैं रांची के एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और कर्नाटक हाई कोर्ट से। ये एपिसोड शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारा शो पहले देखा होगा तो आप जानते होंगे कि ये शो मैं अक्सर अपनी सहकर्मी भद्रा सिन्हा के साथ करती हूँ, लेकिन आज कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगी। पर आपको बता दूं कि आप अगले एपिसोड में उन्हें ज़रूर देखेंगे। अब जो पहला केस मेरे पास आपके लिए है वो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट जो रांची से आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट से जिसने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपने लपेटे में ले लिया है। ये पूरा जो चारा घोटाला का मामला था ये काफ़ी बहुचर्चित था, बहुत ही चर्चा में रहा है कई सालों से। इसमें 950 करोड़ रुपए इन्वॉल्व थे। जो अभी जिस केस में लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया गया है वो डोरंडा ट्रेजरी का मामला है। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी विड्रॉल्स का मामला है। इसमें भी लगभग 140-150 करोड़ के विड्रॉल निकासी इन्वॉल्व थी। उसके बारे में सीबीआई ने इस केस में बात की है। पूरा मामला तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बताया काफ़ी चर्चा में रहा है। इस पे कई शोज़ भी बने हैं, कई मूवीज़ भी बनी हैं। हाल ही में सोनी लिव पे महारानी नाम का एक शो भी प्रसारित हुआ था जिसमें इसकी चर्चा हुई थी। क्यों ये केस चर्चा में रहा है? ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी रकम इन्वॉल्व थी। उस समय के लिए 950 करोड़ रुपए तो काफ़ी बड़ी रकम है। इसके अलावा जो ये स्पेसिफिकली डोरंडा ट्रेजरी का मामला है, ये भी बहुत ही नेताओं ने और अफसरों ने मिलकर एक बहुत ही अनूठा फॉर्मूला बनाया था फर्जीवाड़े का। इसमें अगर आप सीबीआई के जो चार्जेस फाइल हुए, सीबीआई ने कोर्ट को जो बताया, अगर आप उसे देखें तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। इसमें सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि ऐसा दिखाया गया एक समय पर कि 400 सांडो यानी कि बुल्स को हरियाणा और दिल्ली से रांची लाया जा रहा है, लेकिन जब वो जिन वाहनों में इन्हें लाया जा रहा था, जिन गाड़ियों में लाया जा रहा था, उनकी जब नंबरों की जांच हुई तो पता चला कि ये सब स्कूटर और मोटरसाइकिल के नंबर थे, यानी कि फर्जी रसीदें बनाई गई थी। इसके अलावा और भी कई ऐसे मामले चर्चा में थे कि एक बार 5 करोड़ की साल की पोल्ट्री का चारा सिर्फ 2000 मुर्गियों के लिए खरीदा गया। तो इस केस के जो फैक्ट्स हैं, जो तरकीबें सामने आई, जो अफसरों और नेताओं ने अपनाए थे, वो काफ़ी अनोखे थे, जिसकी वजह से ये केस स्पेशली चर्चा में रहा। काफ़ी इसमें फर्जी दस्तावेज सामने आए। अब लालू प्रसाद यादव को कितनी सज़ा मिलती है, ये दरअसल पांचवा ऐसा केस है जो पूरा चारा घोटाला है उसमें जिनमें उनको दोषी पाया गया है। पिछले कुछ केसेस में वो काफ़ी हद तक, काफ़ी समय तक जेल की जगह वो राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रहे थे अपनी स्वास्थ्य की वजह से। अब इस केस में फ़िलहाल तो उन्हें जेल भेजा गया है, लेकिन आगे चलकर उन्हें कितनी सज़ा मिलती है उस पे ये पता चलेगा कि उन्हें वापस हॉस्पिटल भेजा जाता है या उन्हें जेल में दिन बिताने पड़ेंगे। जो दूसरा केस है मेरे पास आपके लिए वो आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से। अब दरअसल यूपी सरकार जो है उसने, आपको पता है कि काफ़ी देश भर में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसके खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन हुए थे। यूपी में खासकर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुए थे उसके खिलाफ। अब इस पर यूपी सरकार ने दिसंबर 2019 में लगभग 274 नोटिसेस इशू की थी। क्या नोटिसेस थी? ये वसूली की नोटिसेस थी जो उन्होंने काफ़ी लोगों को इशू की थी, ये कहते हुए कि जो ये विरोध प्रदर्शन हुए थे इसमें जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी थी उसका जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के ये वसूली नोटिसेस थे। अब ऑफ कोर्स इतने लोगों को नोटिसेस जारी हुई तो वो सब पिटिशनर इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गए, वहाँ पे भी ये केस पेंडिंग है, और कुछ सुप्रीम कोर्ट भी आए। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई, ये कहते हुए कि ये जो नोटिसेस इशू हुई है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इशू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की जो वकील थी गरिमा प्रसाद, उन्हें याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसे केसेस में हाई कोर्ट को एक तरह से इनिशिएटिव
लेना पड़ता है। हाई कोर्ट को ऐसे केसेस में जांच की शुरुआत करनी पड़ती है, एक क्लेम्स कमिश्नर को अपॉइंट करना होता है। ये क्लेम्स कमिश्नर वर्तमान या पूर्व हाई कोर्ट जज हो सकते हैं, रिटायर्ड जज हो सकते हैं, और उनकी निगरानी में ये जांच होती है और उसके बाद ऐसी वसूली की जा सकती है। क्यों है ये गाइडलाइंस? उस समय कुछ ऐसा कानून नहीं था जिसके अंदर ऐसी वसूली की जा सके, और कोर्ट ये चाहते थे कि ऐसे केसेस में स्पेशली एक तरह से कोई न्यायालय या अदालत का भी हाथ हो, ताकि इसमें किसी भी तरह का इनजस्टिस ना हो पाए। अब यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि जो 274 नोटिसेस थी, वसूली नोटिसेस, वो तो उन्होंने वापस ले ली हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि जो जिनके खिलाफ ये नोटिसेस जारी की गई थी वो बरी हो गए हैं। यूपी सरकार ने कोर्ट को ये ज़रूर बताया कि अब जो ये नया कानून जो पिछले साल पास हुआ था, उसके तहत उनसे वसूली की जाएगी। इस कानून के अंदर आपको संक्षेप में बता दूं कि इस कानून के अंदर सरकार को ट्रिब्यूनल्स बनाने होते हैं एक तरह से, ये इस लॉस की जांच करने के लिए, सार्वजनिक प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने का जो लॉस आता है उसकी जांच करने के लिए, और इन ट्रिब्यूनल्स का चेयरमैन एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा और इसमें एक एडिशनल कमिश्नर भी शामिल होंगे। अब जो तीसरा मेरे पास आपके लिए केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। इसके बारे में हमने आपको पिछले कुछ एपिसोड्स में बताया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने एक लॉ पास किया था ये कहते हुए कि हरियाणा के जो निवासी हैं उनको प्राइवेट जॉब्स में 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब इस कानून पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में स्टे लगा दिया था। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई और अब इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टे को खारिज कर दिया। मतलब क्या हुआ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये, पर मतलब इसका यही हुआ कि जहां हाई कोर्ट ने उस कानून पे स्टे लगा दिया था, अब वो स्टे नहीं है उस कानून में, तो वो कानून लागू कर दिया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि हाई कोर्ट से एक तरह से रिक्वेस्ट की है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो नहीं दिया है, लेकिन हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि आप कोशिश करें कि आप 1 महीने में इस कानून के खिलाफ जो पिटिशन फाइल हुई है उसको सुन लें। और कोर्ट ने ये भी कहा हरियाणा सरकार को कि अगर कोई कंपनी इस समय, जब तक ये पिटिशन पेंडिंग है हाई कोर्ट के सामने, अगर इस समय वो इस कानून को लागू नहीं करती है तो उनके खिलाफ किसी तरह के कठोर कदम ना उठाए जाएं। चौथा और आखिरी जो मेरे पास आपके लिए केस है वो दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट से आ रहा है। हम आपको लगातार इस पर अपडेट्स देते हैं हर हफ्ते, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट लगातार पिटिशन सुन रहा है हिजाब बैन के खिलाफ। हफ्ते के पहले कुछ दिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने पिटिशनर्स की, याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनी। कोर्ट को ये बताया गया एक तरह से कि हिजाब जो है वो इस्लाम का इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है। मैंने इस पर एक KYC भी किया है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अब अगर आपको संक्षेप में बता दूँ तो आर्टिकल 25 जो है वो आपको अपने धर्म के मुताबिक आचरण करने और अपने धर्म को प्रसारित करने का एक अधिकार देता है। लेकिन कोर्ट्स ने ये कहा है कि ये राइट हर धार्मिक प्रैक्टिस को एक तरह से सुरक्षित नहीं रखता। ये सिर्फ इसेंशियल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिसेस होती है, आचरण होते हैं एक धर्म के अंदर, उसको ही सुरक्षित रखता है। इसी वजह से कई याचिकाकर्ताओं के लॉयर्स ने कोर्ट को अब ये बताया कि हिजाब पहनना दरअसल इस्लाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिए इसे एक फंडामेंटल राइट के अंदर सुरक्षित रखना चाहिए, इसे एक मौलिक अधिकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए। कोर्ट को ये भी बताया याचिकाकर्ताओं ने कि जिस तरह से इस ऑर्डर, हिजाब बैन का ऑर्डर इशू हुआ, जिस अथॉरिटी ने इसको इशू किया, कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज़ जो हैं कर्नाटका में PU कॉलेजेस के लिए, उनको ये अधिकार नहीं था कि वो ऐसा ऑर्डर जारी कर पाएँ। इसके अलावा फ्राइडे को कर्नाटक सरकार के लॉयर ने भी काफ़ी दलीलें पेश की कोर्ट को, ये बताते हुए कि पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल वैध है, ये लीगल है, ये इलीगल नहीं है, अवैध नहीं है। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया लेकिन कि जो उनके हिसाब से उन्होंने ये तर्क रखा है कि जो हिजाब पहनना है ये इस्लाम का एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ऑफ कोर्स उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की याचिकाकर्ताओं की दलीलों को, और इसी बात पे उन्होंने कहा कि ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है और इसलिए इसे आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा कर्नाटक सरकार के वकील ने कोर्ट को ये भी कहा कि जो
राज्य सरकार है वो सभी नागरिकों को एक तरह से देखती है, और ये जो जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार दरअसल मुस्लिम औरतों के साथ भेदभाव कर रही हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब इस केस में अगले हफ्ते भी इसी तरह से आई थिंक लगभग हर दिन सुनवाई होगी, तो अगले एपिसोड में भी हम आपको इस पे अपडेट ज़रूर देंगे। आज के लिए मेरे पास आपके लिए इतनी ही खबरें थी। आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें।